मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। दोस्तों, तो ये आपका थर्ड पार्ट है, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर जो चल रहा था दो ध्रुवता का अंत, उसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा छूटा हुआ था, और इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रथम खाड़ी युद्ध। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि पहला जो पुराना सिलेबस था उसमें हम 4 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते थे। कौन कौन से? ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, और इसके अलावा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 4 आपके ऑपरेशंस थे। उसमें से चारों के चारों इंपॉर्टेंट थे, उसमें से कोई एक पूछ लेता था, बट इस बार सिलेबस में सिर्फ एक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहले ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म है क्या? ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म को समझने से पहले हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है ये हमारा इंडिया, ठीक है, और एक देश है यहाँ पे कुवैत, ठीक। ये है आपका इराक, ये है आपका ईरान, ठीक। ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ये है कुवैत, ये है इराक और ये है ईरान। हुआ यूँ कि जो इराक है 1990 के दशक में इराक पे कब्जा कुवैत पे कब्जा कर लेता है। इराक कुवैत पर कब्जा कर लेता है 1990 के दशक में। कुवैत जहाँ पे तेल संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध थे, इराक क्या करता है? उस पर कब्जा कर लेता है। अब इस चीज़ की जब सूचना पहुँचती यूएनओ में, तो यूएनओ इराक को बोलता है कि आप कुवैत को आज़ाद कर दो, ये गलत है, आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। तो इस चीज़ की अनदेखी करता है वहाँ का जो सरकार होता है इराक का, वो क्या करता है? अनदेखी कर देता है। जो सद्दाम हुसैन जो यहाँ का सरकार होता है वो क्या करता है? अनदेखी कर देता है और बोलता है कि हम कुवैत को नहीं छोड़ेंगे। तो यूएनओ क्या करता है? फैसला सुनाता है कि कुवैत को छुड़ाने के लिए यूएनओ आदेश देता है कि सेनाओं को आदेश देता है कि जाओ और कुवैत को छुड़ा लो। तो उस टाइम पे सेनाएं आती हैं और कुवैत को छुड़ा लेती है। इसी घटना को ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म बोला जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं। ये जब घटना हुई थी तो इसमें कुल कितनी सेनाएं आई थी, कहाँ कौन कौन से देश से आई थी, और ये जो युद्ध हुआ था इस चीज़ को लाइव टेलीकास्ट किया गया था, ठीक है। तो इस वजह से इस युद्ध का 4 नाम है। अब 4 नाम है, कौन कौन से? चलिए इस चीज़ की बात करते हैं। तो ये घटना स्टार्ट होती है आपकी प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 से 91 में इराक एवं अमेरिका गठबंधन सेनाओं के बीच लड़ा गया युद्ध था। उसी को क्या बोलते हैं? प्रथम खाड़ी युद्ध बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या अर्थ है कि अगस्त 1990 में इराक के तानाशाह शासक, ठीक है, 1990 में इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लेता है, और जिसके फलस्वरूप इराक को समझाने की कोशिश की गई है, पर वह नहीं माना। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब वो कब्जा कर लेता है तो कुवैत को, मतलब इराक को समझाने की कोशिश की गई कि आप उसको आज़ाद कर दो, बट वो नहीं मानता है। तब यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी। यूएनओ का यह फैसला नाटकीय फैसला कहलाया। क्यों नाटकीय फैसला कहलाया? क्योंकि आपको पता है शीत युद्ध में इतने बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पे सोवियत संघ और अमेरिका में युद्ध होने के चांसेस आ गए थे, लेकिन उस टाइम पे यूएनओ कुछ नहीं किया था। लेकिन जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया तो यूएनओ ने आदेश दे दिया कि जाओ सैनिक बल प्रयोग करके कुवैत को छुड़ाओ। तो इस वजह से सबको ये नाटकीय फैसला लगा यूएनओ का। आगे जॉर्ज बुश जो कि वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस युद्ध को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी। आगे कुवैत को स्वतंत्र करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 34 मुल्कों की सेना 6,60,000 सेना थी, जिसमें से 75% जो सेना थी वो अमेरिका की थी। इराक पर यानी कि इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। आगे क्या हुआ है? सद्दाम हुसैन ने इस जंग को क्या बोला था? 100 जंगों की एक जंग। यानी कि सद्दाम हुसैन ने बोला था कि जो चाहे वो हो जाए, मैं इस युद्ध को जीत के ही रहूँगा, और ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। आगे क्या हुआ? क्योंकि आपको पता है इसमें 34 मुल्कों की सेना आई थी, इस वजह से जो घटनाएं घटी उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया, जगह जगह पे दिखाया गया, और इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, जिसके फलस्वरूप कुवैत को आज़ाद करा लिया गया। अब हुआ यूँ क्योंकि 34 मुल्कों की सेना गई थी और इस चीज़ को लाइव टेलीकास्ट किया गया था,
तो इसी की वजह से इसको कंप्यूटर युद्ध बोलते हैं, ऑपरेशन डिजर्ट स्टार भी बोलते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोलते हैं और वीडियो गेम वॉर भी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये था आपका ऑपरेशन डिजर्ट स्टार बोल दो या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं चारों ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपके काम आए, ठीक है। ये देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है। इसके अलावा दूसरा था एंड्यूरिंग फ्रीडम, तीसरा था इनफाइनाइट रिच, चौथा था इराकी फ्रीडम। ये देखिए, ऑपरेशन डिजर्ट स्टार मैंने समझा दिया। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? 9/11 की जो घटना घटी थी जब अमेरिका के 4 मतलब अमेरिका के 4 विमानों पर कब्जा करके अमेरिका के सीध में उड़ाया गया था और इसके इमारतों को गिराया गया था। अमेरिका के विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण इमारतें थे उनको गिराया गया था। उसी के खिलाफ ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था जो कि अमेरिका ने चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या है? जो तालिबान, जो अलकायदा हमला किया था अमेरिका दूतावासों पे, उसके खिलाफ चलाया गया था। अमेरिका ने इसको चलाया था 1990 के दशक में इसको चलाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इस चीज़ को चलाया गया था 19 मार्च 2003 को चलाया गया था। और इस चीज़ को चलाने वाला कौन था? अमेरिका चलाया था इस ऑपरेशन को। और इस वजह से चलाया था क्योंकि ये मतलब ये बोल के चलाया था कि इराक परमाणु संहारक हथियार बना रहा है और इस चीज़ को रोकने के लिए मैं चला रहा हूँ। लेकिन अमेरिका का मंसूबा अलग था क्योंकि इराक में पेट्रोलियम ज़्यादा था, उस चीज़ पे कब्जा करना चाहता था। तो आप ये समझ सकते हो कि जब अमेरिका का दबदबा हो गया था तो ये विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन उसने चलाया, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं CIS, यानी किसको बोलते हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल इसको बोलते हैं। देखिए, छोटा सा टॉपिक है, इस चीज़ को देख लेते हैं। आपको पता है जब सोवियत संघ अलग हुआ था तो उसमें 15 देश थे। 15 देशों में से 12 देशों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की, एक राष्ट्रकुल की स्थापना की। इसी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल अस्तित्व में आया। यह सोवियत संघ के उन्हीं देशों से मिलकर बना था जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। इसमें लगभग 12 देश शामिल हुए थे, बाकी 3 जो देश थे वो अलग रहने का निर्णय लिया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो 12 देश अलग हुए तो इनका उद्देश्य ये था कि आपस में ये एकता बनाए रखेंगे, क्योंकि हालांकि ये पहले एक में ही तो थे, इस वजह से आपस में एकता बनाए रखेंगे, युद्ध की स्थिति में मिलकर सामना करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा करेंगे और निशस्त्रीकरण, अब जो पहले सोवियत संघ में शस्त्रों का प्रोडक्शन होता था अब वो नहीं करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने समाज पे देंगे, उसकी को बढ़ावा देंगे। अब आगे आपसी मतभेद को मिलजुल कर बातचीत के द्वारा हल करेंगे। जो मैंने बताया था नाटो, सीटो, सेंटो, विभिन्न प्रकार के जो संगठनों का उद्देश्य होता है, जाहिर सी बात है इनका भी यही उद्देश्य होगा। तो इस वजह से कॉमन चीज़ याद करके रखो। अगर मतलब इन द केस अगर आप भूल जाते हो तो उस टाइम से आप किसी दूसरे का उद्देश्य इसमें भी लिख सकते हो। बस क्या है, नाम बस चेंज करना होता है। और इस चीज़ का मैंने पूरा विवरण भी दिया है फर्स्ट चैप्टर में, जब नाटो का मैं उद्देश्य समझा रहा हूँ उस टाइम पे, ठीक है। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, अरब स्प्रिंग यानी कि अरब क्रांति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट टॉपिक है आपके दूसरे चैप्टर का। अरब स्प्रिंग क्या है इसको समझते हैं। अरब क्रांति जो कि ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी, जो कि वहाँ के तानाशाही सरकार तथा उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टार्ट हुई थी, जो कि धीरे धीरे लीबिया, सीरिया, सऊदी अरब में फैल गई थी। चलिए इसके मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखो तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका का थोड़ा सा बड़ा रूप दिखाने के लिए मैंने इसमें एक दूसरा इमेज लिया है और एक छोटा इमेज मैंने लिया है ताकि मैं इस पार्ट को दिखा पाऊँ, ठीक है। अब देखिए ये है आपका ट्यूनीशिया। ध्यान से देखिए, ये जो ग्रीन रंग का इसी को बोलते हैं ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे करके मोरक्को और अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इत्यादि देशों में ये धीरे धीरे फैलता चला गया, ठीक है।
समझ में आई चीज़ें। इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूनीशिया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एरिया है इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूनीशिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब अरब क्रांति थी क्या, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो देखिए इसका जो शुरुआत हुआ था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बाऊजीजी। ठीक है, मोहम्मद बाऊजीजी एक व्यक्ति था जो कि गरीब परिवार से था। इसका जन्म 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था। यानी कि जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, जिस देश की बात कर रहे हैं, इसी में इसका जन्म हुआ था। आगे क्या होता है, ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो कि आपको मैप में मैंने दिखाई दिया है। और आगे क्या होता है, मोहम्मद बाऊजीजी का जो पिता होते हैं उनकी जो डेथ होती है 3 साल की उम्र में हो जाती है। और आगे चल के 10 साल की उम्र में ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही ये मतलब मेहनती होते हैं, तो काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और 10 साल के जब हुए ये, तो इन्होंने फल की रेहड़ी लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब घर का पालन पोषण करने के लिए इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फल का काम शुरू किया जो कि टाउन हॉल के पास अपना दुकान लगाते थे। वहाँ का ट्यूनीशिया में एक जगह पे टाउन हॉल था, वहाँ पे ये अपना फल लगाना स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही वहाँ पे फल लगाने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये क्या किए थे, फल के लिए आवेदन दिए थे। तो इन्होंने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लिए, मतलब दुकान लगाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन इन्होंने दिया था। लेकिन उनका जो आवेदन था उनको नहीं मिल पा रहा था और इस चीज़ की अनुमति नहीं हो रही थी कि टाउन हॉल के पास आप सामान लगाओ, रेडी लगाओ। ठीक है, आगे क्या होता है, 17 दिसंबर को जब वो अपना फल बेचने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जिस जगह पे वो मतलब अपना फल बेच रहे थे उस जगह पे देखते हैं कोई और व्यक्ति फल बेच रहा होता है। ठीक है, और उस व्यक्ति से बात करते हैं और जब वो व्यक्ति नहीं मानता है तो ये जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस की सहायता लेते हैं। लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस वाले इनको ही उल्टा ब्लेम करती है और इनका सामान छीन लेती है और मार पीट के इनको बाहर कर देते हैं। और ये केस जो पहुंचता है, ये कोर्ट में केस पहुंचता है और उन्होंने मतलब केस दायर कर देते हैं कोर्ट में आगे। लेकिन कोर्ट से भी इंसाफ इनको नहीं मिल पाता है और मतलब कोर्ट से भी इनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। ठीक, फिर क्या होता है, जैसा कि आपको पता है ट्यूनीशिया में तानाशाही सरकार थी, मतलब राजा का शासन होता था उस टाइम पे, तानाशाही सरकार थी। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मोहम्मद बाऊजीजी ने जिस जगह पे उनको ये सारी चीज़ मतलब हुआ था उसी जगह पे इतनी सारी बेइज्जतियों के कारण इन्होंने अपने ऊपर मतलब मिट्टी का जो तेल होता है ना, क्रोसिन जिसको बोलते हैं, वो छिड़क कर आग लगा लिया, यानी कि आत्मदाह कर लिया। इस घटना का लोगों ने क्या बना लिया, वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। और ये घटना यानी कि ये मृत्यु कब हुई थी इनकी, 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इनकी वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। आप देखते हो कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, देखते ही देखते हर चीज़ वायरल हो जाती है। ठीक है, तो ये भी घटना वायरल हो गई 2011 में। और हुआ यूँ, धीरे धीरे यहाँ के जो तानाशाही सरकार थी उसके खिलाफ क्रांति होना स्टार्ट कर दी। यहाँ के जो लोग थे वहाँ के तानाशाही सरकार के खिलाफ भड़क गए। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था बेन अली, जिनका शासन चला आ रहा था 1987 से शासन चला आ रहा था। उनके खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, तानाशाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर लिया। लोगों के विरोध के कारण बेन अली को इस्तीफा देना पड़ गया और अक्टूबर 2011 में पार्लियामेंट बनी थी। कब बनी थी? अक्टूबर 2011 में वहाँ पे पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी। तो आप ये देख सकते हो कि ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, वहाँ पे इत्यादि घटनाएं घटी थी और जिसकी वजह से अरब क्रांति बहुत भयंकर रूप ले रही थी। वहाँ की जो जनता थी वहाँ की तानाशाही सरकार के खिलाफ मतलब युद्ध छेड़ दी थी। तानाशाही सरकार ने भी युद्ध को रोकने के लिए मतलब उस घटना को रोकने के लिए सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप इनको रोको, बट वहाँ की जो जनता थी उनके सामने वहाँ की सेना कुछ नहीं कर पाए और इसका नतीजा ये निकला था कि बेन अली को इस्तीफा देना पड़ गया था। और अक्टूबर 2011 में पार्लियामेंट की सरकार मतलब पार्लियामेंट बनी थी वहाँ पे। ठीक है,
तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। आगे क्या होता है, इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। अरब स्प्रिंग जो हुआ था, इसके उद्देश्य क्या थे? तानाशाही सरकार को समाप्त करके वहाँ पे क्या लाना? लोकतांत्रिक सरकार लाना, जो कि 2011 में पार्लियामेंट के थ्रू आ गया था। मानव अधिकार का हनन रोकना, यानी कि जो व्यक्तियों का जो अधिकार का हनन हो रहा था, जिस हिसाब से मोहम्मद बाऊजीजी का हुआ हनन, उसको मतलब आगे चल के किसी और का मानव अधिकार का हनन ना हो, इस वजह से अरब स्प्रिंग के थ्रू वहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया। आगे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना, ये भी एक प्रकार का उद्देश्य था। और राजतंत्र समाप्त करना, जो वहाँ पे राजतंत्र चला आ रहा था उस चीज़ को समाप्त करना, ये भी वहाँ मतलब अरब स्प्रिंग का एक उद्देश्य था। आगे बात करते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। ये जो युद्ध है, ये जो क्रांति थी, ये क्रांति ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी, आगे चल के मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान इत्यादि देशों में फैल गई थी। ठीक है, तो इसका परिणाम यही हुआ कि अरब क्रांति आगे चल के विभिन्न देशों में फैल गई थी। लीबिया, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरब इत्यादि देशों में फैल गई थी। लेकिन इसको हम पूरी तरीके से सफलता नहीं बोल सकते अरब स्प्रिंग को। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसका जो असर था, एक्चुअल असर जो देखने को मिला था, वो सिर्फ ट्यूनीशिया को मिला था। ठीक है, और ट्यूनीशिया में ही सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो पाई थी, बाकी अन्य अन्य देशों में नहीं हो पाई थी। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अरब क्रांति सफल नहीं हुई थी, केवल ट्यूनीशिया में इसका लाभ देखने को मिला था। लीबिया और सीरिया देश तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्रांति होना स्टार्ट हो गया, यहाँ की जनता भड़क गई थी वहाँ के तानाशाह सरकार के खिलाफ, लेकिन वहाँ की तानाशाह सरकार ने सैनिकों का प्रयोग करके जनता को रोक दिया। अब जनता को जब रोक दिया तो आप समझ सकते हो, जब सैनिक ने रोक दिया तो सैनिकों की यहाँ पे पावर बढ़ गई, यानी कि तानाशाह सरकार की जो सैनिकें थी वो और भी मजबूत होते चले गए। ठीक है, और कुछ देश में सैनिक तानाशाह और मजबूत हो गया, जैसे सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब जैसे देशों में सैनिक तानाशाह क्या हो गया? और मजबूत होता चला गया। तो आप ये देख सकते हो, अरब स्प्रिंग जो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था, विभिन्न देशों में गया था, लेकिन इसका जो लाभ है सिर्फ ट्यूनीशिया को ही देखने को मिला था। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर आपका ओवर हो जाता है। आई होप सारी चीज़ें आपको सारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।